टॉपिक है हमारा आज का न्यूरो सर्जरी में असेसमेंट। असेसमेंट के अंदर हम दोनों पढ़ेंगे, प्री ऑपरेटिव भी और पोस्ट ऑपरेटिव भी। हम सारी चीजें कवर करेंगे। पहली बात है, प्री ऑपरेटिव का मतलब क्या है कि पेशेंट ऑपरेटिव होने से पहले, कितना पहले, सीधी सी बात है कुछ दिन पहले ही। अब वो डिपेंड करता है कि सर्जरी कैसी है। एकदम अगर सडन सर्जरी है तो प्री ऑपरेटिव फेज नहीं मिलेगा, मगर आपको पता है कि कोई ऐसी डिसीज है जिसमें आपको प्री ऑपरेटिव फेज मिल रहा है, अगर वो सर्जरी एक्सीडेंट वाली है तो प्री ऑपरेटिव फेज नहीं मिलेगा, तो अपना काम नहीं है। अपना काम फिर किस में हो गया कि कोई ऐसी पर्टिकुलर डिसीज है, जैसे माइटोसेफेलस पढ़ गया, स्पाइना बाइफिडा पढ़ गया, और भी 1000 डिसीज पढ़ेंगे। कोई भी डिसीज हो सकती है, न्यूरो की ट्यूमर हो सकता है ना, स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं, कुछ भी हो, अगर उनकी सर्जरी होनी है तो हमारा एक, हमको टाइम पीरियड आपको पता है, आपको सर्जरी की एक डेट दे देते हैं कि इस दिन पर आपकी सर्जरी होगी। उससे पहले चलता है प्री ऑपरेटिव पीटी असेसमेंट। उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या करवाना है, प्लस आपको पीटी के अकॉर्डिंग तो पढ़ना है और ओवरऑल डॉक्टर के अकॉर्डिंग भी पढ़ना है, कि आपको सबकी जानकारी होनी चाहिए। कि अच्छा, एक फाइल अगर फाइल हाथ में ले ली है तो सब पता होना चाहिए कि उसके अंदर अगर कोई शॉर्ट वर्ड में लिखा है तो उसका मतलब क्या है, हर चीज का लेवल क्या है, कौन कौन सी हेडिंग किसके अंदर कवर करेंगे। हर असेसमेंट में अलग होगा। यहाँ पर अगर ये न्यूरो सर्जरी के, तो यहाँ पर जो भी बात होगी वो न्यूरो से रिलेटेड होगी। यानी अगर हिस्ट्री लोगे तो न्यूरोलॉजिकल हिस्ट्री लोगे, ऑर्थोपेडिक हिस्ट्री तो लोगे नहीं। तो इसलिए हर असेसमेंट एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, और न्यूरो का तो बिल्कुल ही अलग चलता है। और ये इस असेसमेंट को जितना वास्ट कर सकते हो उतना कर सकते हो। इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं रह सकती, मगर इसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो स्पेशली इसी के लिए हैं। वो पॉइंट्स आप ऑर्थो वाले में नहीं डाल सकते, और ऑर्थो वाले पॉइंट इसमें नहीं डाल सकते। अगर इसमें कॉग्निटिव फंक्शन, मेमोरी, एमनीजिया ये सब आ रहे हैं तो आ रहे हैं, वो आपको एक ऑर्थो वाली सर्जरी में नहीं नजर आएंगे। किसी का फ्रैक्चर ट्रीट हो रहा है तो उसमें आप तो ना बोल सकते हो कि पेशेंट का कॉन्शियसनेस ये सब चेक करो, क्यों, बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। तो हमें यहाँ ब्रेन से रिलेटेड, न्यूरो से रिलेटेड चीजों को कैप्चर करना है। तो प्री ऑपरेटिव असेसमेंट सेज दैट द एम्स ऑफ द प्री ऑपरेटिव असेसमेंट ऑफ क्या, न्यूरो सर्जिकल पेशेंट, किसके लिए करते हैं, इंक्लूडिंग क्या होना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन किसकी, पेशेंट की इंफॉर्मेशन हमें जितने से ज्यादा, क्योंकि जितने से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी सर्जरी का उतना ही अच्छा होना पॉसिबल करता है। जितना अच्छा होगा उतनी ही सर्जरी की जो रेट है उतनी ज्यादा इंक्रीज कर देगी। क्यों, क्योंकि हमें पता होगा कि उसको किस चीज से एलर्जी है, किस मेडिसिन से प्रॉब्लम आती है। क्या पहले सर्जरी हुई तो क्या प्रॉब्लम आई, एनेस्थीसिया से प्रॉब्लम है, मेडिसिन से प्रॉब्लम है, कोई ऐसा पक्का कैथेटर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो जितनी ज्यादा हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे उतनी ज्यादा चीजें हमें क्लियर होने वाली है। रीएश्योरिंग द एंजियस पेशेंट। पेशेंट क्या एंक्सियस, मतलब यहां ये वर्ड क्यों डाला, ये रे, क्योंकि पेशेंट नर्वस, इसमें बोलते हैं नर्वस और सेंसरी। ये आपको बिल्कुल देखना है कि पेशेंट सेंसरी स्टिमुलेशन है कि नहीं, एकदम स्टिमुलेटेड है वो हर चीज के लिए सेंस है, वरना आप कर रहे हो पेशेंट को पेन सेंस फील नहीं कुछ हो रहा और वो कोमा में चला जाए। तो आपको ये सारी चीज है। स्टेबलिशिंग वेदर रेस्ड आईसीपी, ये इतना बड़ा पॉइंट है। रेस आईसीपी को हाइड्रोसेफेलस हम पढ़ के आए थे, हमने कितना बोला था आईसीपी का प्रेशर कितना होना चाहिए नॉर्मल, बोले 7 to 15 mmHg। 20 के ऊपर हमने बोला था पैथोलॉजिकल है। तो हमें ये देखना है कि हम सर्जरी किसी और चीज की कर रहे हो, पता चला कि आईसीपी का प्रेशर बढ़ा हुआ है, आप क्रेनियम खोल दो और सब प्रेशर के थ्रू बाहर, चीजें खत्म। तो हमें आईसीपी भी मॉनिटर करना है कि आईसीपी कितना है, बढ़ तो नहीं, क्योंकि आफ्टर सर्जरी आईसीपी बढ़ता है। ब्रेन के अंदर आप कुछ भी चिंता नहीं करोगे तो आईसीपी बढ़ेगा, या कोई ऐसी मेडिसिन लिया जिससे भी आईसीपी बढ़ सकता है। तो हमें आईसीपी को कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग पर रखना पड़ता है, प्री ऑपरेटिव, ड्यूरिंग ऑपरेटिव और आफ्टर ऑपरेटिंग। कुछ टाइम पीरियड तक आप आईसीपी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग में रखते हैं। तो रेज्ड आईसीपी इज प्रेजेंट ऑन ऑप्टिमाइजिंग एनी को एग्जिस्टिंग मेडिकल प्रॉब्लम। क्या कि अगर उसको अभी प्रेजेंट में कोई प्रॉब्लम है, उसमें आगे चल के प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, तो इन सब चीजों को देख के लेता है, विच में नॉट बी रिलेटेड टू द न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। क्या उन्होंने बोला कि हम उसके आसपास की जितनी भी चीजें उससे पता करो, उसको बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, भले ही आपकी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से नहीं करती, तो फिर क्यों पूछना है भैया, किसी को हेमरेज प्रॉब्लम हो, आप ब्लड, आप ब्रेन की सर्जरी कर रहे हो, आपने करा, पता चला कि ब्लड ही नहीं रुक रहा, क्यों, क्योंकि उसको हेमरेजिक प्रॉब्लम थी। या फिर पता चला किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम थी और वो टेबलेट ले रहा था, अब वो हिपेरिन की टेबलेट ले रहा था, एंटीकोगुलेंट, वो क्या ब्लड को थिन का ब्लड को कैसा करता है, थिन पतला करता है। जिसको लो बीपी वगैरह रहती ना, लो बीपी होती तो हम क्या करते हैं, लो बीपी में थोड़ा सा थिनर दे देते हैं, तो ब्लड क्या पतला हो जाता है, जिससे बीपी क्या नॉर्मल आ जाएगी। या फिर जिन पे हार्ट पे लोड रहता है,
अगर हार्ट पे लोड है तो ब्लड गाढ़ा रहता है, हार्ट पे लोड तो हम क्या ब्लड पतला कर देते हैं जिससे हार्ट पे लोड ना रहे। अगर हार्ट वाले पेशेंट है, बीपी वाले पेशेंट है वो एंटीकोगुलेंट टेबलेट ले रहे हैं और आपने पता नहीं करा, आपने टेबलेट उनकी बिफोर सर्जरी 7-8 दिन पहले बंद नहीं कराई, पेशेंट टेबलेट लिए हुए है, आपने सर्जरी कर दी, क्या होगा? ब्लड रुकेगा ही नहीं, पेशेंट की इसी से डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्री ऑपरेटिव असेसमेंट। तो पेशेंट न्यूरोलॉजिकल स्टेटस मस्ट बी असेस्ड एंड डॉक्यूमेंटेड प्री ऑपरेटिवली एज इट विल इम्पैक्ट ऑन दी किस पे एने। ये दो बड़ी चीज है, एक एनेस्थीसिया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप जानते हैं कुछ प्रॉब्लम, कुछ लोग होते हैं जो एनेस्थीसिया के लिए एलर्जिक होते हैं, इसलिए हमेशा पूछते हैं कि आपका पहले कभी ऑपरेट हुए तो कभी एनेस्थीसिया से कोई प्रॉब्लम हुई कि नहीं हुई। और अगर चेक करते हैं, क्योंकि कुछ लोग एलर्जिक वन होते हैं, उन पे एनेस्थीसिया रिएक्ट ही नहीं करता या कोई एबनॉर्मल तरीके से रिएक्ट कर जाता है, तो एनेस्थेटिक प्रॉब्लम भी हमें देखनी पड़ती है। एंड इज वाइटल फॉर असेसिंग द पेशेंट इन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें आपको जितना अच्छा करोगे उतना ही आपको पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड को असिस्ट करने में आपकी मदद करेगी, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में भी आपको यही सब चीजें फिर दोबारा देखनी पड़ेंगी, क्या कि आईसीपी मॉनिटर करना पड़ेगा, वाइटल्स देखने पड़ेंगे, ये सारी। और जितना आपको पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड जितना अच्छा बनाना है कि उसको मिनिमम टू मिनिमम प्रॉब्लम हो पोस्ट ऑपरेटिव में। अब मैं ये क्यों नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मिनिमम टू मिनिमम प्रॉब्लम हो पोस्ट ऑपरेटिव में आफ्टर सर्जरी, तो आप उतना ही जितना अच्छा प्री ऑपरेटिव असेसमेंट बनाओगे उतना ही उसको पोस्ट ऑपरेटिव रिलीफ मिलने वाला है पेशेंट को। सबसे पहले क्या रहते हैं किसी भी पेशेंट का, अगर हमें कुछ करना है, फिर वो कोई भी असेसमेंट हो, सबसे पहले हम बात करते हैं किस चीज की? हिस्ट्री की, हिस्ट्री टेकिंग। अब यहां पर सीधी सी बात है, किसकी सबसे पहले हिस्ट्री लोगे? जब न्यूरोलॉजिकल सर्जरी है तो सबसे पहले हिस्ट्री किसकी लोगे? न्यूरो की। और यहाँ पर जो आपको जो हिस्ट्री लेनी है ओवरऑल वो न्यूरोलॉजी की ही लेनी है। कुछ जो मेन चीजें हैं जैसे हार्ट ब्रेन से रिलेटेड हो जाता है, क्यों? क्योंकि बीपी और ये सब सारी चीजें, डायबिटीज, ये जो ऐसी प्रॉब्लम है जो आपके ब्रेन को अफेक्ट कर सकती हैं, जैसे आप एंटीकोगुलेंट ले रहे हो तो इन सब की भी हिस्ट्री लेनी है। जो ऐसी बड़ी बड़ी डिसीजेज जो ब्रेन को अफेक्ट कर सकते हैं उनका पढ़ना, बाकी ये नहीं पूछना पेशेंट को कि आपको कभी फ्रैक्चर का ऑपरेशन हुआ था क्या। हमें कोई मतलब नहीं है कि आपके फ्रैक्चर का ऑपरेशन हुआ था कि नहीं हुआ था। हाँ, मगर हमें उससे ये पूछनी है कि आपकी पहले कोई सर्जरी हुई थी, उसने बोला हाँ फ्रैक्चर का ऑपरेशन हुआ था, ठीक है, उसको नोट कर दोगे कि इसका फ्रैक्चर हुआ था। उसके अंदर आपको ये नहीं पूछना कि कॉम्प्लिकेशन ये वो कुछ नहीं, क्यों? उससे रिलेशन नहीं है उसका न्यूरोलॉजिकल का। मगर हिस्ट्री में अगर आप डालोगे कि किसी प्री सर्जिकल हिस्ट्री, तो अगर वो कुछ भी सर्जरी बोलता है तो वो आपको मेंशन करनी पड़ेगी। अब जैसे न्यूरोलॉजिकल हिस्ट्री में क्या पूछोगे? अब यहाँ पर जो भी बात हो रही है वो हिस्ट्री की बात हो रही है कि आपको जो पहले आपकी न्यूरोलॉजिकल हिस्ट्री में मतलब क्या, कि पहले अगर कोई सर्जरी हुई तो क्या सिम्टम्स आए थे, और अगर सिम्टम्स आए थे तो कितनी देर के लिए आए थे। अब यहाँ पर एक चीज आप लोग पकड़ते चलोगे क्या, कि मैं आपको वर्ड और उनका मीन प्रॉपर बताऊंगा, लेकिन इसमें लिखा है शॉर्ट में। और शॉर्ट में क्यों लिखा है? क्योंकि शॉर्ट में ही लिखना है और शॉर्ट में ही सब जगह मिलेगा, लेकिन उसका सिर्फ और सिर्फ मतलब पकड़ते चलो और एक एक याद करते चलो कि क्या कह रहा है। हिस्ट्री, आप हिस्ट्री दिमाग में बैठा लो, खत्म बात। यानी क्या, कि पहले कोई सर्जरी हुई है उसमें क्या सिम्टम्स आए थे, और अगर सिम्टम्स आए थे तो कितनी देर तक आए थे, यानी सिम्टम्स एंड ड्यूरेशन। और अगर पहले कोई, अगर आपकी न्यूरोलॉजिकल हुई है तो किस वजह से हुई, क्या रीजन था, नेचर ऑफ ट्रोमा क्या था, क्यों हुई थी। अब ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अब इसमें जो ये एमबीए लिखा है, अब ये आपको कहीं जगह पर एमबीए देखने को मिलेगा, कहीं जगह पर आरटीए देखने को मिलेगा। आरटीए आपको सब जगह देखने को मिलेगा, एमबीए सब जगह। एमबीए का फुल फॉर्म क्या होता है? मोटर व्हीकल एक्सीडेंट। आरटीए होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। दोनों का मतलब एक ही है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। चाहे किसी कोई भी हो, जो सर्जरी में जिसका अगर एक्सीडेंट हो गया है तो उसमें लिखा होगा नेचर ऑफ ट्रोमा में आरटीए। अब आपको पता ही नहीं है आरटीए क्या है तो क्या करो? कुछ नहीं। एमबीए लिखा, आपको पता ही नहीं है तो क्या? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, खत्म। अब किसी को चाहे ऑर्थो की प्रॉब्लम हो, चाहे न्यूरो, फ्रैक्चर से तो कुछ भी हो सकता है ना, एक्सीडेंट से कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज, कोई भी चीज। अगर ब्रेन बिगड़ गया है तो फिर न्यूरोलॉजिकल हिस्ट्री में होगा, जब ऑर्थो में होगा तो फ्रैक्चर। तो ये ध्यान रखना है, छोटे छोटे पॉइंट। वहां पर ये कभी नहीं लिखा होगा कि उसको एक्सीडेंट हुआ है, वहां पर आरटीए एम, ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स को अभी हम ये पकड़ते चलेंगे, इनको अभी के अभी याद करना और बिल्कुल माइंड में बैठाते चलना है कि जब भी अब हमारे हाथ में रिपोर्ट आए हम तो बस वर्ड्स पढ़ेंगे और हम क्लियर हो जाएंगे। ओके, इसका मतलब ये है, आगे बढ़ो। गन शॉट्स वगैरह ये तो आप समझ ही रहे हो। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या कि उसका आपको कॉन्शियसनेस का लेवल पता करना है कि पेशेंट जो न्यूरोलॉजिकल में क्या कि कितना कॉन्शियस है, क्योंकि 3 कंडीशन है आपको पता है कौन कौन सी। एक आप कॉन्शियस होते हो, एक सबकॉन्शियस होते हो, एक अनकॉन्शियस होते हो। तो कॉन्शियसनेस का लेवल पता करना है कि पेशेंट जब उसका हुआ था तब उसका कॉन्शियस लेवल क्या था।
ठीक है। ग्रो, अब यहां पर देखो, अब एक सबसे बड़ी चीज, कभी भी हम फाइन मोटर्स को सर्जरी और प्री सर्जरी के दौरान फाइन मोटर्स की हम बात करते नहीं है। क्यों नहीं करते? हम समझते हैं फाइन मोटर्स क्या, जैसे आपकी फिंगर्स, राइटिंग, जो स्किल्स हैं, इनकी हम बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है ये थोड़े बहुत में डिस्टर्ब हो जाती है। छोटा मोटा फीवर भी आ जाए तो भी आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, तो भी आपको लिखने में प्रॉब्लम आएगी। तो आप जब भी फाइन मूवमेंट्स की बात नहीं करेंगे, आप बात करेंगे ग्रॉस मूवमेंट्स की। याद रखना, कभी भी पेशेंट्स की आप हिस्ट्री टेकिंग कर रहे हो, मत पूछना कि अच्छा लिखने में फिंगर चल रही है क्या, ये कर पा रहे हो। अरे भैया हमें फीवर आएगा तो फिर दर्द होगा, उसमें भी ये चली जाती है। आपको पूछना है क्रॉस मूवमेंट। क्रॉस मूवमेंट मतलब क्या, कि लोअर लिम अपर लिम इनमें मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो बहुत कॉमन जानते हैं, अगर लोअर लिम में अगर जैसे आपको पता है चारों में मूवमेंट बंद हो जाए, बोल रहा है कि दोनों हाथों दोनों पैरों में नहीं हो रहा, तो वो क्या शो कर रहा है कि पेशेंट को क्या हो गया, क्वाड्रीप्लेजिया हो गया है। क्वाड्रीप्लेजिया क्या लिखा है, क्वाड्रीप्लेजिया। क्वाड्रीप्लेजिया, क्वाड्री मींस चार, और प्लेजिया मींस होता है क्या होना, फेल हो जाना। तो अगर चारों लिम्ब फेल हो जाए तो पेशेंट क्वाड्रीप्लेजिया होता है। अगर हम लिखते हैं डायप्लेजिया, डायप्लेजिया का मतलब होता है ये या तो दोनों हाथ या दोनों पैर। पैराप्लेजिया तो दोनों पैर, लेग्स दोनों, दोनों लोअर लिम्ब। अगर मैं बोल दूं कि जहां पर डायप्लेजिया बोल दूं दोनों हाथ दोनों पैर, ठीक है। चार वर्ड होते हैं, बिल्कुल याद रखो। क्वाड्रीप्लेजिया दोनों, दोनों हाथ दोनों पैर। डायप्लेजिया या तो दोनों हाथ हो सकते हैं या दोनों पैर हो सकते हैं, ठीक है। डायप्लेजिया इसीलिए कंफ्यूजिंग होता है, जब डायप्लेजिया लिखा जाता है तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे, अच्छा हाथ के पैर। अगर पैराप्लेजिया लिखा है, कंफ्यूजिंग होने का सवाल ही नहीं होता, सीधा लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब गए, खत्म बात। एक और होता है हेमीप्लेजिया, ये मोस्ट कॉमन होता है। हेमीप्लेजिया क्या, कि बोले वन साइड ऑफ बॉडी के एक साइड का, एक साइड के हाथ और पैर दोनों चले गए, ये होता है। ये चार वर्ड्स होते हैं, स्ट्रोक पढ़ेंगे हम, न्यूरो में स्ट्रोक पढ़ेंगे, उसके अंदर ये चारों वर्ड बताएंगे कि कब कौन सा क्या जाता है, ठीक है। इंडिकेट्स पैराप्लेजिया। कार्डियो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्या क्या देखनी है, कि जब वो कार्डियो, जब उसकी हिस्ट्री हुई तो क्या क्या, प्रेजेंस ऑफ हाइपोहाइपरटेंशन। हाइपोहाइपरटेंशन तो आप समझ रहे हो, कार्डियो रेस्पिरेटरी मतलब क्या, बीपी, कि कोई उसकी पहले बीपी क्या फ्लक्चुएट रही। हाइपोवेंटिलेशन क्या होता है ये समझना पड़ेगा। हाइपोवेंटिलेशन हम आजकल बहुत कॉमन देख रहे हैं कि लोग वेंटिलेटर पर हैं, हाइपो क्या बोलते हैं, कि बोले हाइपो वेंटिलेटर हो गए, वेंटिलेटर्स पे चढ़ाओ। इसका मतलब क्या है, ये वर्ड आगा, ये बहुत आजकल कोरोना रिपोर्ट में लिखा जा रहा है, पेशेंट हाइपो वेंटिलेटर, मतलब इसका मतलब होता है इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इंक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेज एसिडोसिस। क्योंकि हमें पता है CO2 क्या है, एसिड है। अगर बॉडी में CO2 बढ़ जाता है, यानी CO2 बढ़ने का मतलब क्या है, कि ऑक्सीजन कम हो रही है। और ऑक्सीजन क्या वैसे कम हो रही है, क्योंकि पेशेंट ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा। कोरोना डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, कि पेशेंट ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा, तो उसके रिस्पेक्ट में उसके अंदर CO2 बढ़ती चली जा रही है। और CO2 बढ़ेगी तो CO2 है एसिड, तो पेशेंट कैसा होता चला जा रहा है, एसिडोसिस। और ये आपकी बॉडी में सब कुछ खराब कर देती है। पेशेंट की जो डेथ जाती है वो ऑक्सीजन की कमी से तो कम जाती है, उसकी वजह से जो CO2 बढ़ जाता है उससे पेशेंट की डेथ हो रही है कोरोना में। क्यों? क्योंकि CO2 कॉज लीड्स टू एसिडोसिस, और एक बार एसिडोसिस हो गई तो आपकी बॉडी में एसिड आ जाएगा, फैल जाएगा, तो आपकी ब्लड रेगुलेशन, आपकी स्टोमक, सारी रेगुलेटरी प्रोसेस बिगाड़ देगा। इसलिए आप आजकल के सिम्टम्स देख रहे हो कि आजकल डायरिया, वोमिटिंग और स्टमक एक, ये सारी प्रॉब्लम कोरोना के सिम्टम्स में ऐड हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि ऑक्सीजन जैसे ही कम होता है बॉडी में CO2 बढ़ता है, दैट लीड्स टू वोमिटिंग, डायरिया, स्टमक पेन, ये सब कॉज करने लग गई हैं। तो अब समझ आना चाहिए कि क्यों कोरोना में अब ये जब सब पेट वाली चीजें और वोमिटिंग ये सब क्यों ऐड होने लग गई हैं, क्योंकि उसका रिलेशन इनडायरेक्टली है ऑक्सीजन से ही, लेकिन चीजों को पकड़ना आना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, हाइपोवेंटिलेशन की इंक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट कॉजेज एसिडोसिस। सो ब्रीथिंग इज कैसी हो जाएगी, इन पेशेंट की ब्रीथिंग कैसी रहेगी, अगर CO2 बढ़ गया तो ब्रीथिंग इज टू सैलो। क्यों? क्योंकि पेशेंट ऑक्सीजन लेने के लिए एकदम लंबी ब्रीथ लेगा, और टू स्लो, दो वर्ड याद रखना है, टू शैलो, टू शैलो और टू स्लो, ठीक है। लंबी लेगा प्लस छोटी छोटी, जल्दी जल्दी लेगा, एकदम खींचने की सांस करेगा और लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लेगा, मगर जल्दी जल्दी लेगा, तुरंत तुरंत। ये ब्रीथिंग उसकी हो जाती है कब, हाइपोवेंटिलेटेड पेशेंट की, ठीक है, जब उसके अंदर ऑक्सीजन, और ऐसे पेशेंट को ऑक्सीजन आप बाहर से देते हो वेंटिलेटेड करके, ठीक है। दूसरा हाइपोक्सीमिया तो नहीं हुआ। हाइपोक्सीमिया का मतलब
हाइपोक्सीमिया का मतलब क्या हुआ? लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। अब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कहां? ब्लड में ही कम हो गई। अब ये याद रखना, ब्लड में कम होना और ऑक्सीजन की सांसों में और लंग्स में कम लेना बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। जो हाइपोवेंटिलेशन है वहां ऑक्सीजन कम हुई थी आप ब्रीथिंग में, अगर वो ब्लड में ही कम हो गई तो ब्लड में कम हो जाएगी तो क्या वो फिर हीमोग्लोबिन ट्रेवल नहीं कर पाएगी बॉडी में। तो वो सब क्या, जब ऑक्सीजन क्या हो जाए, ब्लड में कम हो जाए, उसको बोलते हैं हाइपोक्सीमिया। और ये आजकल अगर आपको पता है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आप चेक करते हो बार बार अपने जो पल्स मीटर लगा के, आप आजकल ऑक्सीमीटर लगा के कोरोना में कर रहे हो, तो वो क्या कर रहे हो? ऑक्सीजन का यही तो चेक कर रहे हो। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नियरली कितना, 100 to 120 के आसपास रहना चाहिए। इससे डाउन होता है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो आप यही चेक करते हो कि पेशेंट कहीं हाइपोक्सीमिया तो नहीं हो गया, यानी ब्लड में अगर ऑक्सीजन की लेवल कम हो गई तो फिर आप समझ लो कितनी प्रॉब्लम आने वाली है। और वो कब कब कम होगी? पहले तो पेशेंट होगा कैसा, हाइपोवेंटिलेशन, देन दे लीड टू हाइपोक्सीमिया। या तो ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि कंटिन्यूटी में ऑक्सीजन कम ले पा रहा है, मगर वो ठीक है कंटिन्यूटी में उसकी ऑक्सीजन कम ले पा रहा है, तो वो धीरे करके धीरे 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 ब्लड में कम हो गई। तो ये हमारा किससे रिलेटेड था? ये हमारा रिलेटेड था हाइपोवेंटिलेशन और हाइपोक्सीमिया। हिस्ट्री लो उसकी, कोई से पहले कोई सीजर तो नहीं है। सीजर का मतलब कोई पेशेंट एपिलिप्टी का पेशेंट तो नहीं है, एपिलिप्सी का पेशेंट हो, मिर्गी का कोई कन्वर्जन्स आए हो उसको पहले, वो क्या लीड करता है कि कोई कन्वर्जन्स वगैरह पहले आए हो, है ना। जस्ट एक सेकंड होल्ड करना। तो क्या कह रहा हूं मैं कि कोई हिस्ट्री लो कि कोई पहले उसको सीजर्स कन्वर्जन्स नहीं आए हो, यानी आप देख रहे हो कोई एपिलिप्टिक का पेशेंट वगैरह तो नहीं, यानी पता पड़े हम सर्जरी करें, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो, पेशेंट को उस टाइम पे कन्वर्जन्स या सीजर्स आ जाए और उस वजह से उसकी डेथ हो जाए। अगर आपने कभी सुना हो तो हम बोलते हैं कि आफ्टर सर्जरी, बोलते क्या बोलते, अरे उनको एक छोटा सा माइनर अटैक आया, बॉडी एकदम, अगर आपने कभी मूवीज वगैरह में देखी हो कि आफ्टर सर्जरी एकदम बॉडी थोड़ी ऊलने लग जाती है, एकदम कन्वर्जन जंप करने लग जाती है बॉडी और पेशेंट की डेथ हो जाती है, होती है ना। तो कुछ लोग होती है ना बॉडी थोड़ी सी जंप करते हैं और पेशेंट शरीर का एकदम एकदम पूरी तरीके से हाथ कर एकदम करते, तो क्या वो कन्वर्जन्स आते हैं और वो इतने भयंकर आते हैं कि ब्रेन उसको कंट्रोल नहीं कर पाता और देन दे लीड्स टू थ्रेटेंड, वो आपको कोमा में या डेथ भी करा सकता है। सिम्टम्स, साइन सिम्टम्स देखना है कि कहीं रेज्ड आईसीपी की, अगर आईसीपी है, हमने बात करा था कि 15 तक नॉर्मल है, मगर 15 से 20 तक भी हम उसको क्या प्री मानते हैं, प्री डिस्पोज्ड। तो उसमें अगर कोई इसको साइन सिम्टम्स तो नहीं आ रहे। मेनिंजियल इरिटेशन मतलब क्या, वो ही, अब यहाँ जो भी है सब ब्रेन से रिलेटेड रखो। मेनिंजिस, पाई अडूरा एर्केनोइड, वहां मेनिंजाइटिस तो नहीं हो गया, आइटिस मतलब उन मेनिंजिस का इन्फ्लामेशन तो नहीं हो गया, ये चेक करना है। क्योंकि अगर आप ये सेकेंड ईयर में पढ़ के आए हो मेनिंजाइटिस एंड इट लीड्स टू इंसेफेलोपैथी, अगर पढ़ा है इंसेफेलाइटिस, तो वो क्या होता था, मेनिंजाइटिस, जो आपकी मेनिंजेस है इनका इन्फ्लामेशन हो जाता है। क्यों हो सकता है? बहुत सारे रीजन है, अंदर का ही कोई रीजन हो जाए, या मोस्ट कॉमन होता है बाहर से बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से मेनिंजाइटिस बहुत तो कॉमन होता है। पीएनएस, पीएनएस चेक करना है, अभी तो सीएनएस चेक करा, पीएनएस क्या, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब पेरीफेरी पे आप सेंसेशंस देखो, उसके आर्म और लेग कहीं ऐसा तो नहीं है, दोनों देखो, मोटर फंक्शन भी देखो और सेंसरी भी देखो। पीएनएस में दोनों आते हैं, सेंसरी और मोटर। तो मोटर में देखो कि कहीं उसके आर्म्स और लेग वीक तो नहीं है, और सेंसरी में सेंसेशंस देखना है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर एक बहुत प्यारी लिखी है, ब्लैडर डिस्फंक्शन इंडिकेट सैक्रल नर्व रूट डिस्फंक्शन। क्या कि अगर S1 नर्व इन्वॉल्व है, आपको पता है कितनी सारी नर्व चलती है, C7 है, T12 है, L5 है, और सेक्रम की भी 5 है। जबकि सेक्रम पूरा बल्कि फ्यूज्ड रहता है, सेक्रम पूरा एक साथ फ्यूज्ड रहता है, इसलिए उसकी एक ही कंडक्शन होती है। अगर L5S1 पर नर्व कंप्रेस हो रही है, अगर कहीं, तो शियाटिक नर्व, कहीं सेक्रल नर्व मतलब शियाटिक नर्व, अगर शियाटिक नर्व अगर किसी पेशेंट की कंप्रेस है तो समझ जाओ बॉबल ब्लैडर मूवमेंट जाना ही जाना है। तो अब आपको जब भी रिपोर्ट मिलेगी हाथ में, अगर आपको पेशेंट आके बोलेगे सर बॉबल ब्लैडर मूवमेंट गड़बड़, इनकॉन्टिनेंस है, कभी भी यूरिन कर देते हैं, ना यूरिन हाथ में ना एक्सक्रीट मटेरियल कुछ भी हाथ में नहीं है, तो समझ जाओ कि इसका 100% सैक्रल नर्व है वो इम्पेज हो रही है, वो दब रही है, उसमें कोई ना कोई डिस्फंक्शन हो रहा है।
अगर आपकी फाइल में या तो आपको पेशेंट भी बोलता है या आपको उसकी फाइल में लिखा है ब्लड डिसफंक्शन, मतलब माइंड क्लियर, ओके सैक्रल नर्व डिसफंक्शन हो सकती है, इंडिकेट 100% कंफर्म नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ब्रेन से भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि ब्रेन कंट्रोल भी करता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से, तो वहां से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें ये दो चीजें शो कर देता है कि अच्छा या तो वो या ये, तो हमें इतना क्लियर हो जाना चाहिए। तो पहले हम सैक्रल नर्व को टेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सैक्रल नर्व को ही हम टेस्ट कर सकते हैं, एसएलआर वगैरह कराते हैं, एसएलआर पता है, स्ट्रेट लेग रेजिंग वगैरह, ये जब हम पढ़ेंगे आगे तब इनको बिल्कुल डीप में आपको बताऊंगा। हिस्ट्री देखो किसकी, टीआईए की। व्हाट इज टीआईए? ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक हम इसमें पढ़ेंगे न्यूरो में, पहला ही चैप्टर स्ट्रोक। स्ट्रोक पढ़ेंगे। स्ट्रोक का मतलब क्या होता है कि लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई टू दी पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के किसी पार्ट को ब्लड सप्लाई ना पहुंचे, या मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि ब्रेन के किसी पार्ट को वो ऑक्सीजन के इन्फाक्ट हो जाए। इन्फाक्शन मतलब क्या? उसको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही। अब ऑक्सीजन लेके कौन जाएगा? ब्लड। ब्लड नहीं पहुंच रहा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही। अगर मैं प्रॉपर वर्ड में बोलूं तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, जिससे उसकी डेथ हो जाएगी। ऑक्सीजन क्यों नहीं पहुंच रही? क्योंकि ब्लड नहीं पहुंच रहा। दो रीजन हो सकते हैं नहीं पहुंचने के, स्ट्रोक में पढ़ेंगे। बोले क्या होंगे कि या तो जो उसको आर्टरी सप्लाई कर रही है, ये आर्टरी सप्लाई कर रही है, इसमें कोई क्लॉट आ जाए, कुछ चीज बीच में अट जाए, तो ये ब्लड जो निकल रहा था वो अब निकल नहीं पाएगा, आर्टरी ब्लॉक हो गई, तो आगे वाले पार्ट पे, ब्रेन के पार्ट पे सप्लाई रुक जाएगी। अगर क्लॉट हो गया तो इसको बोलते हैं इस्चीमिया, इस्चेमिक। क्या बोलते हैं? इस्चीमिया। अगर कोई चीज अड़ गई तो उसको बोलते हैं इस्चीमिया। और मैं कहूं अड़ने की जगह कि आर्टरी फटी गई, आपने बहुत कॉमन सुना होगा आर्टरी बस्ट हो जाती है ब्रेन के अंदर, मगर मोस्ट कॉमन रीजन यही होता है। आर्टरी अगर बस्ट हो जाए, बोले आर्टरी है और ये फट गई, अब फट गई तो ये अलग अलग हो गई, यानी जो भी अब ब्लड तो आ रहा है मगर वो यहीं इकट्ठा हो रहा है, आगे पहुंच ही नहीं पा रहा, तो आगे वाले पार्ट है उस पर ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही, यानी उधर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इसको बोलते हैं क्या? हेमरेज। हेमरेजिक यानी क्या होगा? एक आपकी इस्चेमिक हो गई, एक हेमरेजिक हो गई, दो चीजें हो गई, इस्चेमिक और हेमरेजिक। तो फिर से ट्रांजिएंट इस्चेमिक क्या है? इस्चेमिक के अंदर ही एक पार्ट और आता है क्या कि कभी कभी ऐसा होता है कि हर बार जरूरी नहीं है। अब देखो ये इतना समझ गए, हेमरेज मतलब आर्टरी रप्चर। हम अभी बात कर रहे हैं इस्चेमिक की। इस्चेमिक मोस्ट कॉमन होता है। क्या है? ये आर्टरी है अगर पूरा ब्लॉक कर दिया तो इस्चेमिक हो गया, मगर कभी कभी ऐसा तो नहीं कि 100% पूरा ही ब्लॉक हो। बोले तो सर, तो बोले कोई छोटा सा आया और वो यहां पर अड़ गया, तो उसने क्या थोड़ा सा आधा कम कर दिया, यानी ऑक्सीजन की कमी तो होगी मगर पेशेंट अब कैसा हो जाएगा, उसकी मरने के चांसेस कम है। स्ट्रोक अटैक कम, स्ट्रोक अटैक इतना हैवी नहीं होगा, मगर आप उसको हॉस्पिटल लेके पहुंच सकते हैं। सिम्टम्स आएंगे मगर माइल्ड रहेंगे, तो आप हॉस्पिटल लेके पहुंच सकते हो और स्ट्रोक को आप ठीक भी कर सकते हो। यानी ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक इज रिवर्सिबल, क्योंकि आपको पता है कि अच्छा एमआरआई करा लोगे, ओके ठीक है, आर्टरी में आ रहा है तो आप इसको तोड़ दोगे यहां से, तो ये आपके लिए क्लियर हो जाएगा। मगर एक बार कोई चीज अड़ गई और ब्लॉकेज हो गया तो फिर स्ट्रोक अटैक उसको पड़ जाएगा, यानी पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, कोमा में भी जा सकता है, या अटैक में वो पैराप्लेजिया। आप स्ट्रोक के पेशेंट कितने आपने देखोगे एकदम बिल्कुल बेड रिडन हो जाते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जिनके थोड़े बहुत सेंसेशंस गए, वो फटाफट डॉक्टर, आप जैसा अभी आप उनको देखो, अरे बढ़िया चल रहा है, बोला स्ट्रोक का अटैक पड़ा था तो थोड़ी सी एक साइड की बॉडी रह गई है, लेकिन फिर भी प्रॉपर काम कर पा रहे हैं। क्यों थोड़ी सी क्यों रह गई? क्योंकि वहां ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक पड़ा था, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक पड़ा था, इसीलिए इसको बोला है कि ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक माने रिवर्सिबल इस्चेमिक अटैक। इसको आप रिवर्सिबल कर सकते हो, क्यों? क्योंकि वहां इतना नहीं हुआ। अगर एक बार पूरी रुक गई सप्लाई पूरी रुक गई तो क्या उसको रिवर्सिबल कर सकते हो? नहीं, वो इरिवर्सिबल है। इसको स्ट्रोक में हम आगे देखेंगे बहुत अच्छे से। या उसको कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट प्रॉब्लम, यानी कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम ना हो, जैसे बहुत सारी हैं, स्पाइना बाइफिडा ना हो, हाइड्रोसेफेल ना हो, डिफेक्ट्स, न्यूरोलॉजिकल कोई डिफेक्ट्स प्रॉब्लम उसके अंदर ना हो, जैसे एपिलेप्सी वगैरह, ये सब क्या है? न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स प्रॉब्लम तो है ये हमारी अभी तक थी हिस्ट्री। अब हम देखेंगे इंटरवेंशन टू डेट। इंटरवेंशन टू डेट क्या कि जो क्या कि उसको पास्ट हिस्ट्री में कब उसकी सर्जरी हुई और कब उसको एनेस्थीसिया लगा, आपको डेट वगैरह सबको चाहिए। अब ये डेट है तो सीधी बात है, डेट से रिलेटेड बात होगी, यानी सर्जरी और एनेस्थीसिया कब हुआ, यानी पेशेंट पास्ट हिस्ट्री ऑफ सर्जरी एनेस्थीसिया गिफ्ट वाइटल इंफॉर्मेशन, उसकी डेट डाल के उसकी सारी इंफॉर्मेशन लेनी कि तब उसके वाइटल्स क्या रहे, उसकी हार्ट रेट क्या रही थी, बीपी क्या रही थी, और सबके पेशेंट मैनेजमेंट के उसके बारे में लिखना है। अगर उसको अगर पेशेंट की कोई कीमोथेरेपी हुई हो तो उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट लिखना है, क्योंकि कीमोथेरेपी बॉडी में बहुत सेल्स में अल्टरेशन कर देती है। कीमोथेरेपी कब होगी? जब पेशेंट को कैंसर हुआ हो। तो इन सब की आपको डेट्स वगैरह नोट करनी है।
न्यूरोलॉजिकल बिहेवियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द पेशेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन पे ही जाना, तो प्री ऑपरेटिवली आपको चेक करना है क्या, मेमोरी टेस्ट करो, पेशेंट की याददाश्त कैसी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अटेंशन, अटेंशन आप समझ रहे हो, जागरूक, अभी वो इस सिचुएशन के लिए कितना अटेंड है, समझ पा रहा है उसके आसपास क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। स्पेशल, अब मैंने बोला एक एक वर्ड्स को पकड़ते जाना, कोई वर्ड यहाँ छूटना नहीं चाहिए आपसे, अगर छूटे मुझसे मैंने बोला तो बिल्कुल पूछना है, एक एक वर्ड का डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। मेमोरी, याददाश्त, अटेंशन, कितना उस चीज के लिए, स्पेशियल स्पाशियल परसेप्शन, इसका मतलब क्या है, क्योंकि आपको वर्ड यही लिखे हुए मिलेंगे, आप वहां नेट पे नहीं, आपको स्पेशल परसेप्शन का होता है एबिलिटी टू अवेयर ऑफ रिलेशनशिप्स, जो उसके आसपास रिलेशन है, अगर उसके जो माँ बाप हैं, बच्चे हैं, पति पत्नी कौन है, उन सब से वो अवेयर है कि नहीं, उसको पता चल रहा है ना यानी अवेयर, अवेयर ऑफ रिलेशनशिप्स, उसके जो आसपास सराउंडिंग एनवायरमेंट से उसके जो रिलेशंस हैं वो प्रॉपर हैं कि नहीं, जैसे ही खत्म हो फटाफट आना। पास्ट में है, ठीक है, और हाई एंड हायर कॉग्निटिव, व्हाट द मीन ऑफ हायर कॉग्निशन, हायर कॉग्निशन हो या वो कोई हो, हायर कॉग्निशन में आती है थिंकिंग स्किल्स, तो उसकी सोचने समझने की क्षमता कैसी है, थिंकिंग स्किल्स क्या है वो कितना सोच पा रहा है, चीजों को सोच पा रहा है, समझ पा रहा है, या सोचने समझने की क्षमता, क्यों? क्योंकि कल अभी उसके साथ कोई प्रॉब्लम होगी तो वो बता पाएगा नहीं, हमको बता पाएगा, तो उसको एकदम कोई प्रॉब्लम सडन आई तो वो बोल पाएगा पेशेंट हमको, मतलब उसको कॉग्निटिव लेवल ठीक है। क्योंकि देखो आप जानते हो कि आप कोई भी चीज बोलते बाद में उसके बारे में सोचते पहले हो, चाहे आप कुछ भी हो, हम भले बोल देते बिना सोचे समझे बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं होता, चीज पहले कॉग्निटिव लेवल पे चलती है। आप कुछ भी काम करते हो, आपकी प्रॉब्लम में आपको जितना भी सब कुछ, आपकी प्रॉब्लम की जड़ सोचना भी और आपकी उठने की जड़ भी सोचनी है, तो कॉग्निशन होना बहुत जरूरी है पेशेंट का, हायर कॉग्निशन लेवल उसका होना चाहिए दोनों पर, प्री पे भी और पोस्ट पे भी। ऐसा नहीं कि प्री पे नॉर्मल तब आप आफ्टर सर्जरी उसको ना सोचने समझने की क्षमता ही चली गई, तो ऐसे लोगों को क्या बोलोगे, क्या बोलते हैं कि वो सुना हुआ मूवी में कि वो पहचान नहीं पा रहे, याददाश्त चली गई, तो वो क्या है, हायर कॉग्निशन, कि वो सोच समझ ही नहीं पा रहा। अगर वो सोच समझ पाता तो वो जरूर कोशिश करता किसी को पहचानने की। ठीक है, पास्ट मेडिकल। सर एक डाउट है, ये टेस्ट है ना जो मेमोरी अटेंशन वगैरह के, इसके लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट लगाना पड़ेगा या फिर उसको पेशेंट को ऑब्जर्व कर कर अपने को पता करना होगा? अलग अलग जगह बहुत अच्छा है, जब पीडीपी में पढ़ोगे तो डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स पढ़ोगे, इसके लिए क्लासकोमा स्किल पढ़ोगे जो आपके कॉन्शियसनेस को बताती है, मेमोरी के लिए अलग स्किल्स पढ़ोगे, ये ऑन द बेस ऑफ स्किल्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट पीडीपी में अलग अलग पीडीपी, यानी आप पढ़ोगे जब पीडीपी आपको सब्जेक्ट है थर्ड ईयर में, उसके सारे अंदर स्किल्स हैं, वो आप अच्छा। हर चीज के लिए आप एक स्केल है, स्केल का मतलब क्या है कि आप उससे कुछ पॉइंट पूछोगे, वो उसका कैसे रिप्लाई कर रहा है। जैसे अभी हम एक आगे चल के क्लास को मैं इसके स्केल अंदर इसके अंदर मैं आपको उसका थोड़ा सा रिव्यू दूंगा, बताऊंगा, तो आपको और अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, ठीक है। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में क्या मैंने कहा, अब मेडिकल की बात हो रही है यानी न्यूरोलॉजिकल, तो तीन चीजों पे आपको मोस्ट ध्यान देना है, बोले क्या, सीबीएस, रेस्पिरेटरी और एंडोक्राइन, क्योंकि ये तीनों ऐसी हैं जो आपकी डेथ करा सकते हो। सीबीएस क्या, एनी प्रीवियस इस्चेमिक हार्ट डिसीज, हार्ट डिसीज मतलब क्या, इस्चेमिक हार्ट डिसीज, कभी ऐसा हार्ट ब्लॉकेज वाली प्रॉब्लम आई हो। कंजेस्टेटिव हार्ट फेलियर, सीएचएफ क्या, कंजेस्टेटिव हार्ट फेलियर, कभी ऐसा हार्ट अटैक आया हो। अब ये याद रखना, हार्ट अटैक और इस्चेमिक हार्ट डिसीज में अंतर होता है। हार्ट अटैक, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर मतलब वहां हार्ट अटैक आ गया, और इस्चेमिक हार्ट डिसीज में ऐसा होता है कि हार्ट के लिए ब्लड सप्लाई रुक गई तो हार्ट पे लोड पड़ा, हम लेकिन तब तक पहुंच गए, हमने कोई वॉल्व या कोई भी ऐसी चीज थी उसकी हमने सर्जरी कराई, उसको चेंज करा लिया। क्योंकि आपने सुना होगा कि पेशेंट जरूरी नहीं है कि आप उसने आपने वॉल्व वगैरह चेंज कराए तो क्या उसको हार्ट अटैक बोलते हो, नहीं। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज फॉर द हार्ट अटैक। एंजियोग्राम्स, एंजियोग्राम्स क्या होते हैं कि पेशेंट की कभी कोई, पहले देखो ईसीजी तो आपको पता है कि ईसीजी वगैरह ली गई हो तो उसको देखो कि क्या प्रॉब्लम रही। एंजियोग्राम्स देखो, एंजियोग्राम क्या बताता है, एंजियोग्राम इज एक्सरे टेकन पिक्चर ऑफ ब्लड वेसल्स इन हार्ट। एंजियोग्राम क्या होता है जो हार्ट के अंदर ब्लड वेसल्स है उनकी पिक्चर्स लेके एक तरीके का ये एक्सरे होता है, 3D एक्सरे, जैसे सीटी स्कैन होता था ना वैसे एंजियोग्राम होता है, ये 3D एक्सरे लेता है आपके हार्ट का और ब्लड वेसल्स को देखते हैं कि अच्छा कौन सी ब्लड वेसल्स में कहां क्लॉट बन गया है, किस वजह से, कहां ब्लड फ्लो स्लो हो रहा है, कहां तेज है। तो ये सारी हट कर रेस्पिरेटरी में चेक करना है कि पेशेंट स्मोकिंग तो नहीं करता है,
शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस लेने में प्रॉब्लम तो नहीं है। अब यहाँ पर एक वर्ड मैंने बोला है एंजाइना। एंजाइना में जैसे बोलूंगा 90% लोग बोल देते हैं सर चेस्ट पेन, गलत। चेस्ट पेन सही है, मगर चेस्ट पेन इज अ सिम्टम ऑफ एंजाइना। व्हाट इज एंजाइना? क्योंकि चेस्ट पेन तो मोस्ट कॉमन, मैं आपको बता रहा हूँ 90% की डेथ सिर्फ इस वजह से हो जाती है क्योंकि वो चेस्ट पेन को अंतर नहीं समझ पाते। बोलो क्यों? क्योंकि एसिडिटी में भी पेन वही चेस्ट पेन होता है, तो लोगों को लगता है हार्ट अटैक आ रहा है, और कभी कभी हार्ट अटैक आने वाला होता है तो लगता है नहीं नहीं एसिडिटी का पेन है, दोनों कॉमन है। तो फिर एंजाइना की डेफिनेशन कैसे क्लियर करें हम? तो एंजाइना का मतलब होता है चेस्ट पेन कॉज बाय रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू हार्ट। हार्ट में जब ब्लड फ्लो कम हो जाए,